प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर में टॉप 10 जीके जीएस के वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हैंड रिटेन नोट्स है। और इस नोट्स के माध्यम से कई एग्ज़ाम को क्वालिफाई हम भी किए हैं और साथ में कई हमारे फ्रेंड भी किए हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो के अंदर में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आने वाले दिनों में जो आपका एग्जामिनेशन होगा तो यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला ही प्रश्न है, ग्लेवेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, यानी कि ग्लेवेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो वो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जस्ते की परत होती है ग्लेवेनाइज्ड लोहे की पाइप पर। दूसरा प्रश्न जो है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था वो 1955 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ये स्वतंत्र भारत का विधि आयोग की गठन किया गया था कब? 1955 में। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे MC सीतलवाड़। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? MC सीतलवाड़। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था? तो वो 1955 ईस्वी में हुआ था। वैसे अगर हम लोग बात कर ले विधि आयोग का, तो विधि आयोग का जो गठन हुआ है, प्रथम विधि आयोग ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसकी शुरुआत करवाया था। तो ये भी प्रश्न बनेगा, भारत में प्रथम विधि आयोग कब? तो 1834 में किसकी अध्यक्षता में शुरू किया गया था? लॉर्ड मैकाले। और इनको जो शुरू करवाया था वो किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। विधि आयोग की बात करें तो विधि आयोग भारत में एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिए, गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत में विधि आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वो गैर संवैधानिक संस्था है। ये कानून को सलाह देने का कार्य करती थी। विधि आयोग का कार्य है कानून को सलाह देने का। वैसे अगर हम लोग बात कर लें, 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो बलवीर सिंह चौहान बने थे। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बलवीर सिंह चौहान। और 22वें विधि आयोग जो वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ऋतुराज अवस्थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मुख्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा के सत्र के बारे में प्रश्न पूछा गया है। लोकसभा में मुख्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में मुख्यतः 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, और ये बजट सत्र का जो अवधि होता है वो फरवरी से मई के बीच में जो सत्र बुलाई जाती है उसको बजट सत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा सत्र जो होता है वो मानसून सत्र होता है, और मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में जो लोकसभा में जो सत्र बुलाए जाते हैं वो मानसून सत्र कहलाता है। तो जुलाई से सितंबर के बीच में जो सत्र बुलाए जाते हैं उसको मानसून सत्र कहते हैं। तो आप इस तरह से भी ध्यान रख लीजिएगा, मानसून सत्र मुख्यतः जुलाई से सितंबर के बीच बुलाई जाती है। और तीसरा जो होता है वो शीतकालीन सत्र होता है, और ये शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में जो लोकसभा का सत्र होते हैं उसको बोलते हैं शीतकालीन सत्र। इस तरह से लोकसभा के अंदर 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट में है, लोकसभा के जो सत्र होते हैं यानी सेशन होते हैं, इसको सेशन को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का होता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ये सत्र बुलाए जाते हैं। और वहाँ पर किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? तो अनुच्छेद 85A के द्वारा लोकसभा के सत्र बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और साथ में ध्यान रखना है, 2 सत्रों के बीच 6 महीना से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ये कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिला है, 2 सत्र के बीच कितने महीना से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? तो वो 6 महीना। 6 महीना के अंदर में ही लोकसभा के अगले सत्र की बैठक हो जानी चाहिए। तो प्रश्न में जो पूछा गया था लोकसभा में मुख्यतः कितने सत्र होते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के अंतर्गत क्या रखा गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243I के अंदर जो रखा गया है वो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान रखा गया है। तो ध्यान रखना है हम लोगों को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243I के अंदर क्या है? तो राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग से एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो अनुच्छेद 243 के अंदर में पंचायतों से संबंधित परिभाषा, यानी पंचायतों की परिभाषा का जो प्रावधान है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 में है। उसी तरह अनुच्छेद 243A की बात करें तो ग्राम सभा के बारे में जो कहा गया है वो अनुच्छेद 243A के अंदर।
अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन, प्रत्येक ग्राम पंचायत का जो गठन किया जाता है उस गठन के लिए अनुच्छेद 243 बी अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायत की संरचना की बात कही गई है। उसी तरह अनुच्छेद 243 डी में आरक्षण, पंचायतों में जो आरक्षण का प्रावधान है वो अनुच्छेद नंबर 243 डी है। एक सवाल यहाँ पर अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा कि भारत के किस राज्य में, ये सवाल याद रखिएगा, किस राज्य में महिलाओं को ग्राम पंचायत में 50% का आरक्षण दिया गया, तो वो है पहला राज्य बिहार। तो ये प्रश्न को ध्यान रखिएगा, भारत का पहला राज्य जहाँ पर पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया वो कौन सा राज्य है, तो वो है बिहार। अनुच्छेद 243 वाई की बात करें तो इसमें नगर पालिका के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 वाई, इसमें नगर पालिका से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया राज्य वित्त आयोग के अंदर में जो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है उससे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति डैश है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो ध्यान रखना है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है वो भील है, जबकि दूसरे स्थान पर गोंड है और तीसरे स्थान पर संथाल है। ये जनजाति की बात कही गई जनगणना 2011 के अनुसार। वैसे अगर हम लोग बात कर ले जनगणना, तो ये जनगणना जो है संघ सूची का विषय, ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। संघ सूची का ये विषय है जनगणना, संघ सूची का विषय। जबकि जनसंख्या जो है ये जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय। जनसंख्या के बारे में याद रखिएगा, जनसंख्या ये समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। तो दोनों अलग अलग है, जनगणना संघ सूची का विषय है जबकि जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। भारत में पहली जो जनगणना हुई थी, भारत में पहला जनगणना भारत में जो हुआ था 1872 में हुआ था और लॉर्ड मेयो के द्वारा इसकी शुरुआत करवाया गया था। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जबकि नियमित जनगणना की बात करेगा, नियमित जनगणना, नियमित यानी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर, तब 1881 में हुआ था और लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत किया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, 1881 में। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में जो पूछा गया था, प्रश्न था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2019 में किस मेला को शामिल किया गया है। यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2019 के अंदर किस मेला को शामिल किया गया है, तो वो कुंभ मेला को शामिल किया गया। कुंभ मेला की बात करें, भारत के कुल मिला के 4 ऐसे शहर हैं जहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। पहला है हरिद्वार, जहाँ पर कि गंगा नदी के किनारे होता है। दूसरा है इलाहाबाद, इसी को संगम भी कहते हैं। अब संगम, यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे में कुंभ मेला का आयोजन होता है। तीसरा जो है नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। और चौथा जो है उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। वैसे अगर बात कर ले हरिद्वार किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड के अंदर, यूके। इलाहाबाद यानी संगम, ये किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। नासिक जो है ये महाराष्ट्र में है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ये महाराष्ट्र में। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में। साथ में हम लोगों को याद रखना है कि 2025 में संगम में जो महाकुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है, ये 144 वर्षों के बाद किया जा रहा है। तो ये भी महाकुंभ जो कि 2025 में संगम यानी इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश में जो आयोजन हो रहा है महाकुंभ मेला का, कितने वर्षों के बाद, 144 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज, कंप्यूटर से ये संबंधित प्रश्न है। सबसे ज़्यादा स्टोरेज कंप्यूटर में जो होता है वो किसके अंदर होता है, तो सबसे कम जो होता है उसको केबी बोलते हैं। उसके बाद जो उससे अधिक होता है, यानी सबसे कम केबी में होता है, उसके बाद जो उससे अधिक होता है वो एमबी है, उसके बाद जीबी है, उसके बाद टीबी है, उसके बाद पीबी यानी पेटाबाइट होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो हेक्साबाइट होता है। यानी स्टोरेज के मामले में कंप्यूटर में सबसे अधिक स्टोरेज जो मामला है वो है हेक्साबाइट और सबसे कम जो है वो केबी है। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न में है प्रमुख युद्ध अभ्यास
जिसका नाम है समुद्र शक्ति 2023 किस देश के साथ हुआ, यानी युद्ध अभ्यास समुद्र शक्ति किस देश के साथ में हुआ है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में प्रमुख युद्ध अभ्यास समुद्र शक्ति हुआ है, और साथ साथ में गरुड़ युद्ध अभ्यास भी हुआ है। और शक्ति अगर केवल पूछा जाए शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के साथ में, तो भारत और फ्रांस के बीच में। मित्र शक्ति की बात करेगा तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। उसी तरह एक्वेरिन युद्ध अभ्यास ये किन के बीच, भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन युद्ध अभ्यास हुआ है भारत और मालदीव के साथ। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सूरत विभाजन जो 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित 1907 का सूरत अधिवेशन। और ये जो सूरत अधिवेशन था इसको ध्यान रखना है, सूरत अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, सूरत में ही 1907 में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष। और इस अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था, एक गरम दल और दूसरा जो था नरम दल। गरम दल के जो प्रमुख नेता थे याद रखना है लाल बाल पाल। प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो इसको यहाँ पर हम नोट डाउन कर दे रहे हैं, लाल बाल पाल। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ये जो गरम दल के नेता थे ये लोग अलग हो गए थे। और वहीं पर अगर हम लोग याद करें गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरी दादा भाई नेरोजी ये लोग जो थे, ये जो इसके अलावे हम लोगों को याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी और भी कई ऐसे नेता जो रह गए थे वो नरम दल में रहे थे, उसको कि हम लोग नरमपंथी कहते हैं ना। तो ये लोग कांग्रेस में रह गए थे जबकि लाल बालपाल कांग्रेस से अलग हो गए थे। यही था कांग्रेस का सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था। तो इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें नरमपंथी का प्रभाव यानी नियंत्रण रहा था कांग्रेस के अंदर में। नरमपंथी देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न में है चंपारण सत्याग्रह के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को डैश की उपाधि दिया था। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, नील की खेती करने के विरोध में गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला ही सत्याग्रह था, है ना। बिहार के अंदर है ये चंपारण, ये कहाँ पर है, बिहार। और यहाँ पर अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे गांधी जी, चंपारण के किसानों के साथ में खड़े हुए थे और उनको किसानों को मुआवजा दिलाया था। इसी खुशी में गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बहुत ही आसानी से और बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस वीडियो के अंदर में बहुत ऐसे प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट भी था, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, कवर किया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से आज ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।